नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा और बेहतरीन ही सब कुछ रखिएगा। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक और दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, बहुत सारी चीज़ें समझानी है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता कठिन ही इसलिए माना जाता है कि इसके अंदर आपको याद बहुत करना पड़ता है, लेकिन याद करने का उद्देश्य ये होता है प्यारे दोस्तों, देखिए याद तो सभी को करना पड़ता है। अब याद आप थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। आप देखिए किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार पढ़िएगा और जब आप उसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, तब उसे लिखने की कोशिश करिएगा। यानी जितना आप लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे ना, उतना आपको ज़्यादा याद रहेगा। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो होता क्या है कि 2-3 मिनट में आपको ज्ञान ही देता हूं पहले। तो जो तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं ना, यानी 1-2 लोग आपके साथ हैं, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यानी 2 लोग हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, 3 लोग हैं तब भी हो सकती है, लेकिन 3, 4, 5 ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा में पढ़ाई नहीं होती है। तो आप 2-3 लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप में डिस्कस जरूर किया करो, ठीक है। जीके के क्वेश्चन पर डिस्कस जरूर किया करो, क्योंकि आप 10 दिन डिस्कस करके देखो। आप एक काम करो कि आप 2 लोग हो और एक टाइम फिक्स करो, और टाइम फिक्स करने के बाद मानो 5 से 6 भाई हम आपस में डिस्कस करेंगे और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमसे क्वेश्चन पूछो, जो तुम्हारे नॉलेज में हो, जो जितना तुम्हें आता हो, टफ से टफ हमसे पूछना और आप भी उनसे टफ से टफ पूछो। तो इस तरह से कन्वर्सेशन करना शुरू करो और क्वेश्चन आपस में डिस्कस करो। और जो क्वेश्चन आपने एक बार मतलब आपके दोस्त ने एक बार आपसे पूछ लिया ना और आपसे नहीं बताया, आपसे आता भी है, तो वो क्वेश्चन इतना स्ट्रांग हो जाता है आपके मस्तिष्क में कि आप उसे कभी नहीं भूल सकते। विश्वास मानिएगा इस बात का। और फिर आप जब करते करते आपको 1-2 महीना हो जाए डिस्कस करते करते, फिर एक टॉपिक चुन लो कि आज हम मानो इतिहास से बोल दिया कि आज हम इतिहास से प्रश्न पूछेंगे। और अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो मान लो कि आपने कोई किताब उतार ली, नीली पीली हरी गुलाबी जितने भी मार्केट के अंदर किताब है, बोलो कि पहले 20 पेजों को पढ़ के आना है, 20 पेजों से प्रश्न पूछूंगा। मतलब आपकी तैयारी अगर कतई कमजोर है तो आप 20 पेज चुन दो कि 20 पेज आप पढ़ के आओ उसी किताब के, 20 पेज मैं पढ़ के आऊंगा और दोनों क्वेश्चन पूछते हैं। तो उससे क्या होगा कि दोनों की मेमोरी एकदम सेट होगी आपस में बराबर बराबर, और दोनों उसमें बराबर याद किए होंगे और फिर आपस में क्वेश्चन पूछो, तो उससे तैयारी बहुत जल्दी होती है। एक किताब को अगर कंप्लीट करना है तो इस तरह से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक अच्छा तरीका माना जाता है अगर आपको कुछ चीज याद करनी है। वैसे डिस्कस किया करो, मैं आपसे कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि आपस में आप क्वेश्चनों पर डिस्कस करो, किया करो, वो आपको बहुत लाभ देंगे, चाहे कुछ हो या ना हो, आएगा। प्यारे दोस्तों देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो रहने वाला है, आज हम इसमें 3 चीज पढ़ेंगे। पहला होगा इसके सीरियल नंबर, यानी कौन से नंबर पर हम किस स्थान को हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा होगा वह प्लेस कौन सा है, वो स्थान कौन सा है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा गया होगा। दूसरा होगा उससे कब खोजा गया, उसका ईयर क्या है और वह किस नदी के किनारे है, और उसके यहाँ पर इन्वेंटर कौन है, यानी उसके यहाँ पर खोजकर्ता कौन है। तो आपको 3 चीजें मुख्य रूप से यहाँ पर याद करके चलनी होंगी और आगे हम बात करते हैं जो इनको मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा उन्हें आप जरूर याद करके चलेंगे। बाकी आप चाहे कुछ याद रखें चाहे ना रखें। सबसे पहले देखो होता है यहाँ पर हड़प्पा, स्टार लगा लीजिएगा, हड़प्पा पे लगा लीजिएगा, मोहनजोदड़ो पे लगा लीजिएगा। हड़प्पा को मैंने याद हालांकि करा दिया है आपको HR से। नदी कौन सी है इसकी, HR। यानी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं 1921 में हड़प्पा सभ्यता खोजी गई और 1922 में उसके अगले ही वर्ष यहाँ पर हम कह सकते हैं जो यानी कि खोजे जाने का काम किया गया, जिसे आप RD बनर्जी के नाम से जानते हैं, राखलदास बनर्जी के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है वो 1922 में RD बनर्जी के द्वारा खोजा गया। और यहाँ पर जो हड़प्पा है, इस हड़प्पा को 1921 में रावी नदी के किनारे और दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। ये दोनों आपको एक साथ याद रखने होंगे। कैसे याद रखने होंगे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया, 1921 में खोजा गया, रावी नदी के किनारे है। किसने खोजा, दयाराम साहनी ने खोजा। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो जो है सर, ये जो इसकी नदी की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और ये RD बनर्जी ने खोदा। 1922 में इसको खोजे जाने का काम किया गया। उसके बाद आते हैं प्यारे दोस्तों, आएगा चौहंदरो, इसे सिंध या फिर हम पाकिस्तान के अंदर कहेंगे। 1931 में खोदा गया, यानी कि खोज कब हुई इसकी, 1931 में हुई। इंडस मतलब वही सिंधु कह सकते हैं आप, इंडस मतलब सिंधु। और इसे MG मजूमदार के द्वारा खोजा गया। किसके, MG मजूमदार के द्वारा इसे खोजा जाने का काम किया गया। उसके बाद आता है रोपड़।
रोपड़ पता है पंजाब के अंदर, कहां पर, रोपड़ पंजाब के अंदर है। और 1953 में इसे खोजे जाने का काम किया गया। आप कह सकते हैं नदी साबरमती है और इसको जो खोजने का काम किया गया है MS वत्स के द्वारा। किसके, MS वत्स के द्वारा खोजा गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इंपोर्टेंट बताओ, तो चारों के चारों, यानी कि हम कह सकते हैं पांचों के पांचों यहां पर इंपोर्टेंट होते हैं। सीरियल गलत लिख गया है, 3 नहीं लिखा है, तो कह सकते हैं 4 जो है चारों के चारों यहां पर इंपोर्टेंट रहते हैं। आपको याद रखने होंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और रोपड़, ये चारों के चारों महत्वपूर्ण होते हैं। आपको अपने दिमाग में इनकी इमेज बनाकर रखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा देखिए। इसके अलावा लोथल भी इंपॉर्टेंट होता है। लोथल पर क्या प्रश्न बनेगा मैं आपसे बात करूंगा। लोथल गुजरात के अंदर है, 1955 में इसे खोजा गया। और एक नदी है भोगवा, ये प्रश्न पूछा गया एक बार, ये प्रश्न पूछा गया, स्टार लगाओ, मुझे अचानक याद आया है, ये प्रश्न एसएससी ने पूछा है कि लोथल किस नदी के किनारे है। अच्छा प्रश्न है और ये एसएससी ने पूछा है, शायद 2-3 साल पहले ही पूछा है। तो भोगवा को मुझे याद आया, भोगवा देखकर, भोगवा जो है भोगवा नदी के किनारे है, ये लोथल इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछ लिया गया है। और ये जो खोजा गया है हम कह सकते हैं एस आर राव के द्वारा इससे खोजा जाने का काम किया गया है। उसके अलावा कह सकते हैं कालीबंगा, कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, 1953 में खोजा गया। आप कह सकते हैं जो घाघरा नदी है उसके अंतर्गत एक घोष ने इसे खोजने का काम किया गया। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा स्थानों पर ही बात करेंगे हम। जो महत्वपूर्ण स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किस नदी के किनारे कब और किसने खोजे हैं, इस बात पर हम बात कर रहे हैं। देखिए उसके अलावा हम कहें अगर आलमगीरपुर, क्या आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ के अंदर है। और देखो नदी कौन सी है, मैंने कहा हिंडन, जैसे कि मैंने बताया 1958 में, क्या है 1958 में वीडी शर्मा ने से खोजने का काम किया। किसने, वीडी शर्मा ने यहां पर आलमगीरपुर को खोजने का काम किया। उसके अलावा बनावली जो हरियाणा के अंदर है, और ये हरियाणा के अंदर है, 1973 में खोजा गया। यहां पर कैसे है, सरस्वती नदी के किनारे, और RS विष्ट के द्वारा, किसके, RS विष्ट के द्वारा इससे खोजा जाने का काम किया गया। धोलावीरा गुजरात के अंदर है और यह 1990 में खोजा गया है, जहां पर भोगवा नदी के किनारे है, और RG विष्ट के द्वारा इससे भी खोजा गया है। अगर हम बात करें राखीगढ़ी, हरियाणा के अंदर है, यह प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पहले इस पर प्रश्न पर बात कर लेता हूं। भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह राखीगढ़ी है। भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। ये इस बात पर स्टार लगा लीजिएगा, ये प्रश्न आपके नोट्स में लिखा हुआ होना चाहिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1990 में इसे खोजा गया और सरस्वती नदी के किनारे ऋतिक मुगल ने इसको खोजने का काम किया गया। ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी भारत में अवस्थित सबसे बड़ा स्थल यहां पर रहता है। आएगा ये प्रश्न, देखिए मैं अभी करा चुका हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्वाधिक स्थल कहां पर हैं, तो वो गुजरात के अंदर है। मैं ये प्रश्न आपको पहली ही वीडियो में करा दिया हूं, आप अब इसे नहीं भूलेंगे। अगर प्यारे दोस्तों हम आगे बात करें तो देखिए अब मैं आपको एक एक स्थान पर लेकर चलता हूं, एक स्थान बताऊंगा और उस एक स्थान के आधार पर आपको फिर मैं बताऊंगा इस स्थान पर क्या क्या चीजें खासियत रही हैं और इस स्थान से क्या क्या प्रश्न बनकर आ रहा है। आपका नोट्स में लिखा होना चाहिए हड़प्पा, यानी हड़प्पा के बारे में, क्या उस हड़प्पा शहर से, क्या उस हड़प्पा नगर से हमें प्राप्त हुआ, क्या हड़प्पा नगर की सभ्यता थी। ये आपके नोट्स में अगर लिखा हुआ होगा तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे। देखिए हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों की अन्नागार है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार, हड़प्पा नगर की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, आप कहेंगे अन्नागार जो है हड़प्पा का, किसका, हड़प्पा शहर का, किसका, हड़प्पा शहर का सबसे बड़ा जो स्थल है वह अन्नागार रहने वाला है। कितने कक्ष थे, 12 कमरे यानी कक्ष हुआ करते थे। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं अथवा जौ थी। क्या प्रमुख फसल क्या थी, गेहूं अथवा जौ थी। एक कब्रिस्तान मिला है, देखिए कब्रिस्तान तो दरअसल 2 मिले हैं, और एक कब्रिस्तान का नाम जो रखा गया है वह R37 रखा गया है, और एक कब्रिस्तान का नाम यहां पर H रखा गया है, R नहीं सिर्फ H रखा गया है। यानी H और R37 नाम के 2 कब्रिस्तान पाए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि एक कब्रिस्तान R37 या समाधि 37 मिला है, क्या R37 या समाधि 37 क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक कब्रिस्तान का नाम था जो यहां पर R37 दिया गया है। शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा में ही थी, यानी शवों को क्या करते थे, जो मृत शरीर हुआ करते थे उनको दफनाने का काम हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। और बटन के आकार की मोहरें भी कहां से, हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले होंगे, जो हड़प्पा शहर से पूछे जाने वाले होंगे, तो उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में सेट होने चाहिए। जैसे पूछेगा कि बताओ R37 क्या है,
ये पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो कब्रिस्तान था उसका नाम क्या था, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो R37 है ये एक कब्रिस्तान है। क्या है? ये एक कब्रिस्तान है। अगर आगे बात करें प्यारे दोस्तों, आइएगा अब आते हैं मोहनजोदड़ो पर। दरअसल मोहनजोदड़ो होता ही, आइएगा मोहनजोदड़ो जो है, जो मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो है अब है विशाल अन्नागर। क्या है? यहां पर भी विशाल अन्नागर रहने वाला है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत विशाल स्नानघर रहने वाला है। यानी मोहनजोदड़ो के अंदर भी जो सबसे मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो है वह है यहाँ पर जो अन्नागार है इनका, जहां पर अनाज, अन्नागार का मतलब है जहां पर अनाज को एकत्रित करने का काम किया जाता था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है मोहनजोदड़ो की? तब हम कहेंगे मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत क्या है, तो वह रहने वाली है स्नानागार। क्या स्नानागार मतलब एक यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड टाइप में बनाया गया था, जिसके अंदर सभी लोग, माना जाता था कोई त्योहार होता होगा तो उस त्योहार पर सभी लोग उस शहर के स्नान करने का काम करते थे। इसको स्नानागार कहने का काम किया गया। आगे आइएगा, अगर मोहनजोदड़ो की आगे बात करें तो नटराज की मूर्ति यानी शिव की मूर्ति मानी जाती है। नटराज की मूर्ति जो है आपने देखी होगी, अगर आप नहीं देखी तो एक बार गूगल कर लीजिएगा। नटराज की मूर्ति, उसमें कई तरह से नृत्य कर रहे होते हैं, तो वो एक शिव होते हैं। क्या होते हैं? शिव। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नटराज मतलब एक नटराज जो है वो शिव का ही रूप है। तो नटराज की मूर्ति कहां से? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति, ये भी शिव की मूर्ति होती है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। एक स्वास्तिक चिन्ह, एक स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं, कुछ ऐसे करके चिन्ह होता है और शायद उल्टा सीधा का भी इसके अंदर सिस्टम होता है, शायद ये सीधा ही बना है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं ये दोबारा कैसे बनाया जाएगा, थोड़ा सा इस चीज में हाथ तंग है, हाँ बनना ऐसा ही चाहिए बस। ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो इसको जो खोजा गया ना, ये कहां से आया? ये भी हड़प्पा सभ्यता से ही आया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंदर इसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, इसको सातिया भी कहते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह कहां से है? ये भी हड़प्पा सभ्यता से ही हमें मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नृत्य करती हुई मूर्ति जो कांस्य की बनी हुई थी, एक लड़की, एक बालिका जो है इसमें नृत्य कर रही है और वह मूर्ति प्राप्त हुई है जो कांस्य की थी। इस आधार पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या? कांस्य युगीन भी सभ्यता, इसे इसी आधार पर कहते हैं। प्रत्येक मकान में एक कुएं के साक्ष्य मिले हैं। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि कौन सा स्थान ऐसा था जिसके अंदर हर प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले? मोहनजोदड़ो शहर था। एक श्रृंगार बॉक्स, जिसे आप कहते हैं ना यहाँ पर जो महिलाएं मतलब सौंदर्य प्रसाधन का सामान जिसके अंदर रखती है, शायद ज्यादा शुद्धिंदी हो गई, तो यहाँ पर जो एक श्रृंगार बॉक्स जो होता है उसके अंदर सारा सामान जो महिला रखने का काम करती है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब ब्यूटी पार्लर आज के समय में ही नहीं है, ब्यूटी पार्लर उस समय भी चलता था। मतलब ब्यूटी पार्लर चलता हो ना चलता हो, लेकिन ये जो एक थैला सा होता है, कई बार तो देखने के बाद लगता है कि आजकल तो मतलब अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, किसी के पास बहुत बड़ा यहाँ पर, किसी के पास छोटा, किसी के पास काफी छोटा हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि बड़े के अंदर भी वही सारी चीजें, छोटे के अंदर भी तो ये कैसे। तो खैर छोड़िएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं उस तरह से आपको नहीं बताना चाहता। मोहनजोदड़ो के अंदर एक यहाँ पर याद रखिएगा श्रृंगार बॉक्स भी मिला है। कहां पर? मोहनजोदड़ो के अंदर। देखिए इसकी मैंने एक ट्रिक तो याद कर रखी थी वैसे ज्यादातर चीजों की, पर चलिए आप इसको अपने तरीके से ट्रिक बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, अगला शहर उठाते हैं और वह होता है चहुंदड़ो। आइएगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इस सभ्यता के अंदर एकमात्र ऐसा शहर है जो कि ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। कैसा? ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है। यहां से हमें गोल ईंट मिली है। ये जो गोल ईंट है ना, ये किसी भी शहर से गोल ईंट नहीं मिलती थी। एक चहुंदड़ो ही ऐसा शहर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जहां ईंटों की कैसी थी, गोल ईंटें पाई गई हैं। और देखिए बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र यहां पर, चित्र मतलब ऐसा माना जाता है कि एक कुत्ता भाग रहा है, मतलब बिल्ली का पीछा एक कुत्ता कर रहा है और आगे आगे बिल्ली भाग रही है, पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा है। ऐसे भी साक्ष्य कहां से मिले हैं? चहुंदड़ो से हमें मिलने का काम किया गया है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको रटना पड़ेगा हर हाल में। देखो आएगा चूड़ियां एवं लिपस्टिक। अच्छा ठीक है, देखो दरअसल बात ऐसा होगा कि श्रृंगारदानी कहां पर मिली है, तो वो मिली है यहां पर मोहनजोदड़ो के अंदर। लेकिन चहुंदड़ो के अंदर क्या लिपस्टिक मिली है? अब लिपस्टिक मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं है क्या है, ये भी सौंदर्य प्रसाधन ही होता है। एक हाथी का दांत भी यहीं से मिला है। कहां से? हाथी का दांत भी हमें चहुंदड़ो से मिलने का काम किया है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा अगर लोथल को ले तो देखिए लोथल क्या है?
लोथल की बात करें तो लोथल जो है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो रहता है, यह इस सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। यह एक सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी इसी लोथल को माना जाता है। तो दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह कौन सा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है बंदरगाह वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बताऊंगा जैसे मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला कहा जाता है, इस पर भी मैं अभी आने वाला हूं। चलिएगा आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, घोड़े की अस्थियां हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो लोथल से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। चावल के साक्ष्य भी हमें कहां से, लोथल से प्राप्त हुए हैं। एक मम्मी का भी साक्ष्य मिला है। अब आप कहेंगे सर मम्मी क्या होता है, मम्मी, दरअसल इसको मम्मी तो नहीं लिख दिया, हाँ मम्मी। देखिए दरअसल होता क्या है कि इंसान का जो अंतिम संस्कार किया जाता है मानव का, वो दो तरह से किया जाता है। या तो उसको पंचतंत्र में विलीन कर दिया जाए। पंचतंत्र में विलीन करने का मतलब होता है या तो उसके शव को दाह संस्कार करके जला दिया जाए, या उसको यहाँ पर दफन कर दिया जाए। तो अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग प्रावधान ये होता है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी होता है अंतिम संस्कार करने का, वो होता है मम्मी का। मम्मी क्या होता है, देखिए दरअसल मम्मी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो व्यक्ति मम्मी में विश्वास रखते हैं, मम्मी बनाने में, वो उस व्यक्तियों का मानना है कि ये मानव अभी मरा नहीं है, ये बहुत लंबे समय बाद फिर से वापस आएगा। और जब वापस आएगा तो आखिरकार ये अपने शरीर को कैसे पाएगा। तो इन जो मम्मी पे विश्वास रखते हैं वो लोग क्या करते थे कि उस व्यक्ति को बॉडी पर एक लेप लगाते थे, और लेप लगा के एक बड़े से संदूक के अंदर, बहुत बड़े संदूक के अंदर उसको बंद करके उसको कहीं पर दाब दिया करते थे और कहते थे ये मम्मी है। क्या है, मम्मी है। तो इस तरह की जो थी है मम्मी का जो साक्ष्य मिला है, हमें लोथल से मिलने का काम किया गया है। आशा करता हूं कि आप इसे याद रखेंगे और मम्मी आप समझ गए होंगे। अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करें तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां भी हैं जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यानी ये क्या है, ये प्रशासनिक राजधानी है और इनको जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे। जो मैंने अभी इससे पहली वीडियो में एक फोटो दिखाया था, तो उसके अंदर कितने चिन्ह हुआ करते थे। आप कह सकते हैं कि इस सभ्यता के अंदर प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि 64 चिन्ह हुआ करते थे, जिसे भाव चित्रात्मक, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता। यह लिपि पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। बस याद रखिएगा, पहले ऐसे लिखी जाती थी और जब यहां लाइन खत्म हो जाएगी फिर इसे ऐसे लिखने का काम किया जाएगा। ये लिपि पहले क्या राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, उसके बाद हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट लिखी जाने का काम किया जाता है। आगे आइएगा प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए आज जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, आज की वीडियो में जो फैक्ट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इन फैक्टों को निश्चित रूप से मत भूल जाएगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। और यहाँ से सीधा सीधा बहुत ज्यादा मैंने कवर नहीं किया, बहुत किताबों को पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। जितना मैंने एक शहर के अंदर जो चीजें पाई गई हैं उतना आप याद करिएगा, विश्वास मानिएगा, प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। फालतू की चीजों को इग्नोर करके सिर्फ इतने पर पकड़ बनाकर चलेगा, प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है। उम्मीद करता हूं कोशिश ऐसी पूरी करूंगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।